Hello student, our today's topic is effect of temperature on resistance और resistivity, मतलब प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistance and resistivity। अगर हिंदी में लिखे तो प्रतिरोधकता का ताप का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर प्रभाव, ये अपना हिंदी में हो गया। ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले अपन रजिस्टिविटी की बात करते हैं कि भाई अगर मान लो एक अपने पास एक मटेरियल है, एक कंडक्टर है, एक चालक पदार्थ है, और उसकी जो प्रतिरोधकता है वो किन टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि अपन एक कंडक्टर लेते हैं। ये मैंने एक कंडक्टर लिया और इसको अपन बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर V वोल्टेज अप्लाई कर दी, तो यहाँ पर प्लस पोलैरिटी का चार्ज आ जाता है। ये चीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर माइनस पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है बेटा। अब देखो, और अपन को ये भी पता है जो करंट का फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, और ये भी पढ़ा है कि जो जिधर करंट फ्लो होती है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और वो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नंबर चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉनों की, वो n मान ली थी। तो और यहाँ पर इसकी जो रजिस्टिविटी है वो अपन लिखते हैं रो से, रजिस्टिविटी, जिसे बोल सकते हैं अपन प्रतिरोधकता। ठीक है बेटा। अब देखो, इससे अपना जो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या आया था। तो रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज रो बराबर m/n/e² टाउ। ये फॉर्मूला था अपने पास। रो है तो यूनिट हो गई इसकी ओम मीटर। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो वेयर, यहाँ पर जो जो नोटेशन है क्या क्या होते हैं कि भाई जो m है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। और ये सब चीज़ें अपने को पहले से वैल्यू पता होगी इनकी, इसकी भी पता है। और n क्या होती है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है। और टाउ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, ये होता है टाइम। तो थोड़ा अपन इसके बारे में वैल्यू फिक्स होती है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके बेटा, ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पर जो पोलैरिटी का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है यहाँ तक ओके। पर अगर मैं इस पूरे कंडक्टर के लिए देखूं, कंडक्टर एक ही है, बैटरी एक ही है, लेकिन एनवायरनमेंट, अभी एनवायरनमेंट मान लो किसी ना किसी टेम्परेचर पर है, तो अगर इसको अपन ऐसे सराउंडिंग में रख देते हैं, इसको अपन कंडक्टर को ऐसे सराउंडिंग में रख देते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या इसमें, अगर अभी मैं बोल दूँ इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1000, तो जैसे तुमने टेम्परेचर दिया, क्या 1000 के 2000 हो जाएंगे। सोच के बोलना बेटा। भाई एक कंडक्टर है जिसमें ऑलरेडी 1000 इलेक्ट्रॉन, तुम तो ऐसे समझ लो कि एक तालाब है। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत कॉमनली, मतलब सबने पढ़ा होगा सालों में। तो तुमने क्या पढ़ा है कि एक तालाब है और उस तालाब में सोचो 100 मछलियाँ, 1000 मछलियाँ,
और उस तालाब की जो 1000 मछलियाँ वो तालाब में ही मर जाती है, कितनी, 500। तो बताओ अब तालाब में मछलियाँ कितनी बची, कितनी बची? सबने आंसर 500 दिया है, लेकिन रियल में 500 नहीं है बेटा, वो मरी हुई भी तालाब में ही है। तो टोटल मछलियाँ तालाब में कितनी है, 1000 ही है। वैसे ये कंडक्टर है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन है ही, जो इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं वो भी तो इसके अंदर ही है। तो मैंने क्या बोला, ओवरऑल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका मतलब इसकी जो नंबर चार्ज डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है। तो किसी भी कंडक्टर के लिए, मतलब फॉर ए कंडक्टर ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, अब ऑल द फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी ई चार्ज, फिर मास एंड एन इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट होगी देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो भाई इक्वेशन 1 से क्या पता चल रहा है तुम्हें कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, मतलब द रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे जैसे कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा उसकी रेजिस्टिविटी घटेगी। अब इस रिलैक्सेशन टाइम पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को इधर बढ़ना है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा लेकिन इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। तो इन 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम कितना है वही क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम की यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है, द टाइम टेकन बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं, तो द टाइम टेकन बिटवीन द 2 सक्सेसिव collision of electron in the conductor is known as relaxation time। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखा चुका हूँ, लेकिन अभी अपन वापस इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। कि किसी भी कंडक्टर में कोई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन है इधर जाना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जाके अगर इससे टकराता है तो टाइम टेकन बिटवीन द 2, यहाँ से कोलाइड करा था, अब फ्री हो गया, अब फिर अगर ये यहाँ पर कोलाइड कर जाए तो द टाइम टेकन बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन इज रिलैक्सेशन टाइम। अब सोचो क्या होगा कि ऐसे इमेजिन करना कि एक कंडक्टर यहाँ, एक कंडक्टर पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अभी 3 इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे दौड़ रहा है इधर इधर, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे दौड़ रहा है और वहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे दौड़ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई हुआ तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भागेगा और भागेगा तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। और सोचो वो इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराता है तो वो वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कोलिजन हुई तो है लेकिन थोड़ी कम हुई है। अब क्या हुआ, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो समझो कि अपन ने क्या कर दिया, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यदि अपन ताप बढ़ा देते हैं, अब तुमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। और जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जो चार्ज की जो मोबिलिटी है, जो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो देन मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन, इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब मोबिलिटी बढ़ गई भाई, मतलब मोबिलिटी का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन आराम से ऐसे दौड़ रहा था, अब जुम 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 जुम, मतलब बहुत तेजी से दौड़ रहा है। क्यों भाई,
क्योंकि अपन ने पढ़ा था, याद हो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस पार्टिकल की, गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और ये है कौन सा मॉडल? गैस मॉडल ही तो है। अरे ये इस पर जब अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा करी थी तो अपन ने बोला था कि ये क्या मॉडल है? गैस मॉडल है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल को टेम्परेचर हाई करेंगे तो इसकी मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो जो कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन वो बढ़ जाएंगे। तो एंड सो दैट नंबर ऑफ कोलिजन between electrons is also increased तो एक और लाइन समझ में आई कि भाई अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मोबिलिटी बढ़ी तो कोलिजन बढ़ेंगे। और अगर कोलिजन बढ़ेगा, सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन को जाना कहाँ है? वहाँ जाना है। इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पड़ा है, जाना कहाँ है? यहाँ पड़ा। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जुम इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक जाने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों से टकरा के ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन टकरा के जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ अगर इलेक्ट्रॉन टकरा के जा रहा है तो उसका सक्सेसिव कोलिजन क्या हो रहा है? कोलिजन के बीच का जो टाइम क्या है, बढ़ेगा कि घटेगा? उनका बीच का जो टाइम है वो घट जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोलिजन बढ़ रहा है then the relaxation time of the charge carrier is decreased। तो भाई रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया, मतलब कि जो उनका विश्रांति काल था, दो संघटों के बीच में लगा समय, वो भी कम हो गया। और भाई अब पहले कोलिजन कहाँ हो रही थी? यहाँ से यहाँ तक हो रही थी। अब कोलिजन यहाँ, मतलब पहले वाला टाइम ये था, ये बंदा यहाँ से लेके यहाँ आ रहा था। देखो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जुम्मा कर रहे थे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ टकराता है ना। अब इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो ये आके इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराए, फिर ये यहाँ टकराए, फिर यहाँ टकराए, तो इनके दोनों के बीच का जो कोलिजन टाइम है, ये जो बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये क्या हो गया बेटा? ये कम हो गया। और अपने को पता है अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। देन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। resistivity of the conductor is increase। तो उस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार हिंदी में कर देता हूँ कि जब किसी पदार्थ का या जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उस चालक में उपस्थित आवेश वाहकों के मतलब अर्थात इलेक्ट्रॉनों का गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थात उनका वेग बढ़ जाता है, जिससे उनके दोनों के बीच का जो कोलिजन होते हैं वो बढ़ जाते हैं और मतलब टक्करें बढ़ जाती है। और अगर टक्करें बढ़ेगी तो विश्रांति काल कम हो जाएगा। और अपने को पता है अगर विश्रांति काल कम होगा तो रेजिस्टिविटी मतलब अर्थात प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। इसका पूरे का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी पदार्थ, किसी भी चालक का अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो अपन क्या लेते हैं कि एक चालक लेते हैं, तो लेट ए कंडक्टर हैविंग resistivity rho 0 and rho at 0 degree Celsius and T degree Celsius respectively। ओके बेटा, कि मतलब अपने पास एक ऐसा चालक है, माना कि एक ऐसा चालक है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो 0 और रो है। अब देखो इसको थोड़ा करते कैसे कि मैंने एक कंडक्टर लिया, समझना इसको, बैटरी सब कनेक्टेड है ना।
बस केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। तो ये कंडक्टर है, इसकी रजिस्टिविटी है रो जीरो एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब अपन ने क्या करा, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, आग लगा दी। ऐसा नहीं करते हैं, रियल में वो टेम्परेचर बढ़ता है बाई अप्लाइंग टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई flowing current through it, by current through the resistance। इससे रियल में टेम्परेचर इससे इंक्रीज होता है, इसका कोई नियम है, तो बस एक तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए बनाया। अब क्या होता है, इसकी जो रजिस्टिविटी हो जाती है रो, जब टेम्परेचर पहुंच जाता है T डिग्री सेल्सियस, तो क्या बोला गया कि भाई जो रजिस्टिविटी में भाई पहले टेम्परेचर क्या था 0, इसको मान लेते हैं T1 है ना, और इसको मान लेते हैं T2। तो द चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको स्मॉल t1 और स्मॉल t2 ले लेता हूँ, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पर, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डेल टी, और डेल टी क्या होगा बेटा T2 माइनस T1। ओके, ये हो गया इसका चेंज इन टेम्परेचर। भाई 0 डिग्री से स्टार्ट करा, जब इसको करंट फ्लो करी कंडक्टर में करंट फ्लो करी तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया T। तो भाई टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी रजिस्टिविटी भी बढ़ गई। अब कैसे बढ़ती है रजिस्टिविटी, तो अपन ने इस चीज से क्या निकाला कि जो रिलेटिव चेंज इन रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, द रिलेटिव चेंज इन रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। हिंदी में बोले तो कि किसी भी चालक की प्रतिरोधकता में आपेक्षिक परिवर्तन, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता में आपेक्षिक परिवर्तन उस चालक के तापांतर के समानुपाती होती है। और ये स्टेटमेंट अपन लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, देखो, तो द रिलेटिव चेंज in resistivity of the conductor is directly proportional to change in temperature of that conductor। तो हिंदी में भी लिख लेते हैं अपन। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता में आपेक्षिक परिवर्तन उस चालक के तापांतर के समानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये सबको याद होनी चाहिए, और एज इट इज जैसी लिखी है वैसी की वैसी चाहिए। वापस मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। द रिलेटिव चेंज इन रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट कंडक्टर। मतलब कि किसी चालक की प्रतिरोधकता में आपेक्षिक परिवर्तन उस चालक के तापांतर के समानुपाती होती है। और आपेक्षिक परिवर्तन अपन ने पढ़ा है कभी ना कभी कि 11th क्लास में डेल रो अपॉन रो जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। ये होता है, ये रिलेटिव चेंज होता है। इस चीज़ को बोलते हैं, इस चीज़ को रिलेटिव चेंज इन रजिस्टिविटी, रिलेटिव चेंज, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। ओके बेटा, तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या निकल के आता है कि द रिलेटिव चेंज इन रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट यहाँ से निकल के आता है। देखो आगे भी अपने को करना है, लेकिन अभी एक सेकंड के लिए तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है बेटा, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो बेटा, तो यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 डैश, या 1 ही ले लो बोले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश, तो डेल रो अपॉन रो जीरो, एक प्रपोजन साइन जब भी हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट डेल टी। क्लियर बेटा। और यहाँ पर जो ये अल्फा होता है, इसे बोल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, क्या बोलते हैं इसे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है बेटा। देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ से डेल रो क्या होगा, देखो यहाँ से चर्चा करते हैं। डेल रो क्या होगा, रो 2 माइनस रो 1। रो 2 क्या है, रो 1 क्या है, रो 0। बोलो ये क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ से डेल रो की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो रो माइनस रो 0 अपॉन रो 0 बराबर अल्फा डेल टी। क्लियर है बेटा। इस रो 0 को इधर भेज दो, रो माइनस रो 0 बराबर रो 0 अल्फा डेल टी। ये माइनस का रो 0 इधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, रो 0 प्लस रो 0 अल्फा डेल टी। रो और रो 0 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये आ गया रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर इफेक्ट और उसका रिलेशन ओम मीटर। तो देख लो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, बशर्ते उसका अल्फा कम नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा माइनस में हुआ, अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रेजिस्टिविटी है इस अल्फा पर डिपेंड कर रही है। और अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा। देखो अब क्या होगा, इसी अल्फा के दो मान होंगे। अगर ये पॉजिटिव हो, अल्फा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव। अब अगर अल्फा पॉजिटिव होगा, अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो ये रेजिस्टिविटी मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देन रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो घटेगी। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया तो ये अलग तरीके से काम करेगा, और पॉजिटिव है तो ये अलग तरीके से काम करेगा। देखो अब ये ऐसी चीज़ों में किस में होता है, इसके एग्जाम्पल है ओल कंडक्ट, मतलब कंडक्टर को बोल सकते हैं अपन मेटल। ये मेटल्स, अब ये सोना हो गया, चांदी हो गई, कॉपर हो गया, ठीक है। इसमें है अपना सेमी कंडक्टर, जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है। क्लियर है। ये चीज़ हो गया अपना टेम्परेचर पर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि क्या होता है अपने पास बोर्ड इतना ही है, तो आप स्क्रीनशॉट जब तक नहीं लोगे तुम्हें समझ में नहीं आ पाएगा कि क्या चल रहा है। अब देखो, अपने को बताया कि कंडक्टर की, अगर एक कंडक्टर है जिसका एरिया और लेंथ तो सेम ही होगी, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो कितना चेंज होएगा, बहुत कम चेंज होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम द relation between resistance and resistivity, resistance and resistivity, तो R बराबर रो L अपॉन ए, तो रो बराबर R A अपॉन L। ओके,
ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर रो और रो जीरो की जगह वहाँ से वो वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं, तो उसको इक्वेशन 3 डेज दे दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डेज एंड 3 डेज दोनों की हेल्प से लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल और ये हो जाएगा आर नॉट ए अपॉन एल 1 प्लस एल्फा डेल टी। भाई ए नॉट और एल नॉट तो नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं है सर यहाँ तो ए एल लिया यहाँ ए नॉट एल नॉट ले लो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ मान लेते हैं कि चेंज होती है पर बहुत नेग्लिजिबल, तो तुम इसे लगभग इक्वल ले सकते हो। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से क्या होगा, एरिया से एरिया गया, लेंथ से लेंथ गई, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का रिलेशन भी आएगा R बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। क्लियर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 डेज, और इक्वेशन नंबर 4 डेज के नीचे ही 4 न्यूमेरिकल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और ये रिलेशन आ जाता है आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू एल्फा डेल टी। ये न्यूमेरिकल में काम में आता है। क्यों? क्योंकि देखो तुमने भाई चाहे ये हो और चाहे ये हो, बात तो एक ही है, बोल सकते हैं ना यहाँ से, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में अपने काम में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से सबसे पहले अपन लेते हैं कंडक्टर के लिए। भाई कंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, तो देखो कंडक्टर में क्या होगा जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी। तो तुमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, पहले तो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, फिर एक सेचुरेशन लेवल आ जाएगा ऐसे, हाँ। इसका जो इस तरीके का कुछ आता है, ये ग्राफ आता है किसका, इसका, कि भाई पहले टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, फिर एक बार क्या होता है कि अब भाई बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर वो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाते, तो फिर बोली चाहे कितना ही टेम्परेचर बढ़ा फिर वो रेजिस्टिविटी एकदम से अब्रप्टली बढ़ जाती है और करंट स्टॉप हो जाती है। ये कंडक्टर के अंदर होता है। अब बी अपना बी होता है अलॉय मटेरियल, अलॉय मेटल, मतलब इसका एक एग्जांपल है सबसे इजी, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम नाम से पता चल रहा है, दो चीज़ों से मिलके बना है। देखो हिंदी में बोले तो नाइक्रोम, ठीक है बेटा। नाइक्रोम निकल 80% एंड प्लस क्रोमियम 20% से मिलके बना हुआ होता है। अब ये मटेरियल क्या काम आता है, ये वायर वाउंड जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, तुमने शायद प्रैक्टिकल 12th में आप करोगे, और इस 12th का एक प्रैक्टिकल में तुम्हारे LRB HRB काम में आता है, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स काम में आते हैं। और उनको जब खोलते हैं ना, उनके अंदर वायर वाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, और उन रेजिस्टेंस का ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ऑलरेडी जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है और अगर इनका जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो मतलब इनकी एक लिमिट तक तो फिक्स सेट होते रो, है ना, रो 0 ले लो या रो x ले लो, मतलब ऑलरेडी एक वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू तो रो c ले लो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा मानना चाहते हो। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है जो इनकी ऑलरेडी रहती है, सेट ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस रहता है। अब भाई जब हाई रेजिस्टेंस है और फिर तो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो रेजिस्टिविटी बढ़ती है वो लीनियरली बढ़ती है, तो इसमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है तुम्हें, ये ध्यान रखना। ये अलॉय मटेरियल के, ओके बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं सी, इंसुलेटर की। इंसुलेटर मतलब कुचालक पदार्थों में कैसे बढ़ेगी वो भी देख लेते हैं थोड़ी चर्चा। तो ये टी है, ये रो है। अब देखो कुचालक पदार्थों में कैसे रेजिस्टिविटी, यहाँ पर एक रिलेशन होता है, रो बराबर रो 0 e की पावर माइनस KB अपॉन टी, KBT है ना, टाउ अपॉन KBT, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, EV अपॉन KBT जो भी है ना, माइनस का EV अपॉन KBT माइनस का V अपॉन KBT, इस तरीके का कोई फॉर्मूला
होता है, मतलब ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो इसकी जो रजिस्टिविटी है इंसुलेटर की वो कम होती है। भाई इंसुलेटर है, पहले तो तुमने बोल दिया सर इंसुलेटर ही है, तो इंसुलेटर है तो ऑलरेडी इसका रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, है ना। अबे इंसुलेटर कुचालक, करंट फ्लो नहीं होती तो रजिस्टिविटी कम की बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी हाई सेट रहती है, ऑलरेडी हाई सेट। अब सलाह, अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो इसकी रजिस्टिविटी कम होती है। ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी कम होती है। भाई कम कितनी हो जाएगी, मैं बोल देता हूँ कि एक इंसुलेटर है उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब टेंस टू इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट से कम करो, लो भाई सर इनफाइनाइट से कम कर दिया अपन ने, ये लो, ये इसकी रजिस्टिविटी कम होगी, ये इसकी रजिस्टिविटी कम होगी। कितनी कम हुई है, बहुत कम। इसलिए यहाँ पर इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है वो चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ लगभग जीरो ही होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि जो इसकी रजिस्टिविटी होती है वो टेंस टू इनफाइनाइट मानी जाती है। क्लियर है बेटा, ये ध्यान रखना। और फॉर्मूला तुम तुम्हारे हिसाब से चेक कर लेना कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। डी पर आते हैं अपन, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को अपन हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। और ये चीज़ मैंने तुम्हारे प्रीवियस क्लास में बताई थी कि सेमीकंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है जो 0 केल्विन के ऊपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और 0 केल्विन से नीचे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये टेम्परेचर और ये रो। अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, इस चीज़ को समझना कि भाई एक ये मान लो सेमीकंडक्टर है, तो अगर इसका पहले तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्डेड है, 0 केल्विन टेम्परेचर के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 0। और कंडक्टिविटी 0 तो रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा। तो इसको थोड़ा समझने के लिए 2 स्टेज पढ़ेंगे अपन। तो एट है ना, इसमें तो मतलब एट या बिलो लिख लो, बिलो 0 केल्विन, अबाउ 0 केल्विन। बिलो 0 केल्विन पर ये किसकी तरह काम करता है, एज ए इंसुलेटर, और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और अबाउ 0 केल्विन पर ये किसकी तरह काम करता है बेटा, एज ए कंडक्टर, और इसकी रजिस्टिविटी कम होती है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है भाई कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ से दोनों चीज़ों से क्या पता लग रहा है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी कम होती है। क्लियर है नहीं है कि भाई देखो 0 केल्विन पर 0 केल्विन के नीचे कम है टेम्परेचर, तो रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो रजिस्टिविटी कम हो गई, वो इंसुलेटर से किसकी ओर बढ़ गया, वो कंडक्टर की ओर बढ़ गया। तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। ओके, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ आता है। क्लियर है, यहाँ पर अपना हो गया टॉपिक कंप्लीट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। और इसके न्यूमेरिकल है वो तुम डिस्कस करना, बाकी अपन लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।